सीजेपी के आंदोलन को कई बार सरकार की तरफ से डिरेल करने की कोशिश की गई। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि क्या 20 जुलाई को जो हिंसा हुई संसद मार्च के दौरान, वो उसमें सरकार की मिलीभगत थी? क्या सरकार के लोग उसमें शामिल थे? क्या एबीवीपी के लोग शामिल थे जो आरएसएस की छात्र विंग की इकाई है? ये कई सवाल अब उठ रहे हैं। दैनिक भास्कर से संध्या द्विवेदी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे सरकार ने इस सीजेपी आंदोलन, छात्रों के आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। पहले तो 20 जुलाई तक सरकार ठंडे बस्ते में रही। सरकार को पता नहीं चला, सरकार को ये भान तक नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। 20 जुलाई को सरकार की आंख खुली और सीजेपी जो ऑर्गेनाइजर हैं, सौरभ दास, आशुतोष रंका को बुलाया बातचीत करने के लिए। उस दिन बातचीत हुई, लेकिन सीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि भाई ये बातचीत उतनी बेहतरीन नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। दूसरी बार भी मीटिंग हुई तो भी अड़े रहे। सीजेपी ने ये कहा कि नहीं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अंततः सरकार को ये लगने लगा कि ये आंदोलन धीरे धीरे फैलता जा रहा। 23 तारीख को जो रील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रील बनाई थी, उसके पीछे एक कहानी है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के भी पीछे एक कहानी है। कहा जा रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि करीब 22 जुलाई के आसपास आरएसएस और बीजेपी के बीच एक बहुत बड़ी बैठक हुई। ये बैठक ना ही बीजेपी के ऑफिस में हुई और ना ही आरएसएस के ऑफिस में हुई। ये बैठक एक न्यूट्रल वेन्यू पे हुई जहां 5-6 लोग सिर्फ मौजूद थे। आरएसएस की तरफ से सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले थे, सह सरकार्यवाह अरुण कुमार थे और कृष्ण गोपाल के साथ 2 और पदाधिकारी आरएसएस की तरफ से मौजूद थे। यानी 4 लोग आरएसएस की तरफ से। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे और जितेंद्र सिंह थे। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले ये कहा गया कि 2 दिन और वेट कर लेते हैं, यानी 27 जुलाई तक वेट कर लेते हैं। अगर 27-26 जुलाई तक ये आंदोलन और बढ़ा तो 27 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2 दिन पहले 25 जुलाई को ही ले लिया गया। लेकिन उस रात हुआ क्या था? जिस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच बैठक हुई, उस बैठक में ये कहा गया, 22 जुलाई की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे आए और एक रील बनाएं। इस रील के जरिए बच्चों को समझाएं और कि सरकार उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक नैरेटिव सेट किया जाए। इसमें उस रील में प्रधानमंत्री ऐसे दिखें जैसे उनको लग रहा, उनकी आंखों से लग रहा हो कि वो सोए नहीं हैं, बच्चों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए 12 बजे रात को वो रील डाल रहे हैं और बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं। और उनका जेनजी का जो सबसे फेवरेट जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रील बनाई। लेकिन 24 तारीख को भी एक रील बनाई, लेकिन जब ये मामला फिट नहीं बैठा तो आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया। अब इस सौंपने के पीछे ये लगभग आप सोचिए कि 25 तारीख को, यानी 48 घंटे पहले ये इस्तीफा, 48 घंटे बाद इस्तीफा 27 जुलाई तक होने वाला था। आरएसएस उसी समय मोहन भागवत ने भी एक संदेश दिया कि संवाद होना चाहिए, जेनजी जो हैं उनसे संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आरएसएस की तरफ से भी पीएमओ को एक नोटिस भेज दिया गया कि आप बात करिए, बच्चों से बात करिए। उसी के बाद से धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा हुआ। उसके बाद से एक और स्ट्रेटेजी रची गई, कैसे आंदोलन को डिरेल किया जाए। आंदोलन को कैसे डिरेल करने की कोशिश की गई? ऐसे कि एबीवीपी के छात्रों को बुलाया गया। कहां से? प्रयागराज से सैकड़ों छात्रों को आंदोलन में शामिल कराया गया। ये कह के, या आप समझाओ छात्रों को या इस आंदोलन को तितर बितर करो। यानी कि छात्र के गुटों में झगड़ा हो, छात्र आपस में लड़ें। और इसका आरोप सीजेपी ने भी पहले ही भांप लिया था। सीजेपी ने ऑलरेडी आरोप लगा दिया था कि जो हिंसा कर रहे हैं, जो पत्रकारों को मार रहे हैं, वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद जब ये एबीपी के लोग इसमें शामिल हुए, छात्र शामिल हुए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई। समाजवादी पार्टी का जो यूथ विंग है वो सक्रिय हुआ और यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उसके बाद से समाजवादी छात्र सभा के कुछ जो यूथ थे
वो भी इस जंतर मंतर में शामिल हो गए और बच्चों के साथ से कंधा मिलाना शुरू किए। कांग्रेस का सेवा दल भी एक्टिव हो गया, आईवाईसी भी एक्टिव हो गया। जैसे उनको ये रिपोर्ट पता चली कि एबीवीपी के लोग इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश में है, तितर बितर करने की कोशिश में है। सरकार एक जगह सफल भी हुई। जब सोनम वांगचुक को 18 तारीख को अस्पताल लेके जाया गया, उसके बाद से फिर सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा लिया गया, उसमें सरकार सफल हुई। फिर सरकार को लगा कि हम इस मुद्दे को संभाल लेंगे, लेकिन ये आंदोलन धीरे-धीरे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, अलग महाराष्ट्र, अलग-अलग हिस्सों में फैलने लगा। उसके बाद से आरएसएस पीछे हट गई। आरएसएस ने तुरंत निर्देश दिया कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का अब इस्तीफा हो लेना चाहिए। अगर ये आंदोलन पूरे देश में भर में फैला तो नेपाल जैसी स्थिति जो नेपाल में हुआ था, वो स्थिति भारत में आ जाएगी। तो ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी एक न्यूट्रल वेन्यू पे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रील बनानी थी, वो भी इंस्टाग्राम पे। पहली रील में ये दिखाना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं छात्रों के हितों के लिए। उनकी आंखों से दिखे कि वो थके हुए हैं, वो सोए नहीं हैं और वो चिंता कर रहे हैं छात्रों की। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बीजेपी की, आरएसएस की ये कोशिश नाकाम रही। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। नए जो मंत्री बने हैं, प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री, उनको भी आरएसएस से जोड़कर देखा जा रहा है। अब चूंकि सवाल ये है कि क्या अभी छात्र यहीं रुकेंगे, लेकिन अभी आगे छात्रों का क्या प्लान है? क्योंकि सौरभ दास ने कहा है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। इसमें सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी अब इसके बाद है मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के पक्ष में नैरेटिव सेट करती है, अब वक्त आ गया है कि छात्र अब उनसे भी जवाब मांगेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा इतना आसान नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे युवाओं का संघर्ष था, युवाओं की जिद थी, युवाओं का मनोबल था और युवाओं का सोशल मीडिया पर कब्जा था, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? मैं हूं उपेंद्र कुमार और कमेंट करिए और जरूर बताइए कैसी लगी ये वीडियो और आगे जेन जी किसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। नमस्कार।